मैं हॉलब्रुक एरिज़ोना में होमलेस शेल्टर में रह रहा था। ये जगह अपने आप में अजीब थी। रेगिस्तान के बीचों बीच बसा ये छोटा सा शहर, जहां रेत और पत्थरों के अलावा कुछ खास नहीं दिखता। लेकिन उस रात मैंने जो कुछ देखा, वो मेरी जिंदगी का सबसे अजीब और रहस्यमय अनुभव था। उस रात मैं और मेरा दोस्त टॉम शेल्टर के बाहर बेंच पर बैठे थे। हवा में ठंडक थी और आसमान साफ था। तारे चमक रहे थे और चांद की रोशनी ने पूरे इलाके को रहस्यमय बना दिया था। हम दोनों सिगरेट पी रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। टॉम मेरा अच्छा दोस्त था और हम दोनों ने कई मुश्किलें एक साथ झेली थीं। उस रात भी हम अपने जीवन की परेशानियों पर बात कर रहे थे, जब अचानक आसमान में कुछ हलचल हुई। मैंने आसमान की ओर देखा और एक चमकती हुई रोशनी दिखी। ये कोई साधारण तारा नहीं था। ये रोशनी तेजी से आगे बढ़ रही थी और पीछे एक लंबी चिंगारियों की लकीर छोड़ते जा रही थी। मैंने टॉम की ओर देखा और वो भी उसी चीज को घूर रहा था। मैंने पूछा, ये क्या है? लेकिन टॉम को जवाब देने का मौका नहीं मिला। वो चीज हमारे ऊपर से गुजरी और फिर अचानक रुक गई। मैंने अपनी आंखें फड़काईं और उस चीज को गौर से देखा। वो कोई साधारण विमान नहीं था। वो एक चमकता हुआ सॉसर था, जैसा कि किताबों और फिल्मों में दिखाया जाता है। उसके ऊपर एक कॉकपिट जैसी संरचना थी, जिसमें से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या वो सच में एक यूएफओ था? टॉम ने मेरी ओर देखा और बोला, यार, ये क्या है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? मैंने उसे जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। वो सॉसर I-40 हाईवे के ऊपर लटका हुआ था, जैसे कि वो कुछ देख रहा हो। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा इलाका चमक उठा। मैंने अपने आसपास देखा और कुछ और लोग भी बाहर निकल आए थे। वो सभी उस चीज को घूर रहे थे। टॉम ने अचानक मेरी बांह पकड़ी और बोला, मैं अंदर जाकर और लोगों को बुलाता हूं। सबको ये देखना चाहिए। वो भागकर अंदर चला गया और कुछ ही पलों में शेल्टर के कई लोग बाहर आ गए। वो सभी उस सॉसर को देखकर हैरान थे। तभी किसी ने कहा, ये तो वाकई में एक यूएफओ है। किसी और ने भी कहा, क्या ये हम पर हमला करने वाला है? मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की और कहा, शायद ये सिर्फ हमें देख रहा है। शायद ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन मेरे दिल में भी एक डर था। ये पहली बार था जब मैंने ऐसी कोई चीज देखी थी। वो सॉसर वहां लगभग 1-2 मिनट तक रुका रहा और फिर अचानक गायब हो गया। वो ऐसे गायब हुआ जैसे कि वो कभी वहां आया ही नहीं था। आसमान फिर से शांत हो गया और सिर्फ तारे चमक रहे थे। शेल्टर के लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे थे ये सरकार का कोई गुप्त प्रोजेक्ट हो सकता है, तो कुछ का मानना था कि ये एलियंस का जहाज था। मैंने टॉम से कहा, यार, क्या हम सच में ये देख रहे थे? हम कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं? टॉम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये सच है। हम सभी ने इसको देखा है। उस रात के बाद मैंने हॉलब्रुक के बारे में और जानने की कोशिश की। मैंने सुना था ये जगह अजीबोगरीब घटनाओं के लिए मशहूर है। कुछ लोगों ने मुझे बताया, यहाँ पहले भी यूएफओ देखे गए हैं। कुछ ने कहा कि यहाँ भूतों का साया है और कुछ ने कहा कि यहाँ की रेत के नीचे कुछ रहस्यमयी चीजें छिपी हैं। कुछ दिनों बाद मैंने एक और अजीब घटना का अनुभव किया। एक रात जब मैं शेल्टर के पीछे टहल रहा था, मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। वो आवाज किसी जानवर की तरह नहीं थी, बल्कि ऐसी लग रही थी जैसे कोई इंसान चिल्ला रहा हो। मैंने उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक मैंने एक छाया देखी। वो छाया इंसानी आकृति की थी, लेकिन उसकी लंबाई सामान्य से कहीं ज्यादा थी। मैं डर गया और वहां से भागकर शेल्टर में आ गया। अगले दिन मैंने उस घटना के बारे में टॉम से बात की। उसने कहा, यह जगह वाकई में अजीब है। यहां कुछ भी हो सकता है।
मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें भी लगता है कि यहाँ एलियंस हैं? टॉम ने कंधे उचकाए और कहा, कौन जाने, हो सकता है कि यहाँ कुछ ऐसा हो जो हमारी समझ से परे हो। उसके बाद मैंने हॉलब्रुक में और भी कई अजीबोगरीब घटनाएं देखीं। कभी आसमान में अजीब सी रोशनी दिखती, तो कभी रात में अजीब आवाजें सुनाई देती। लेकिन उस रात का वो यूएफओ मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। मैंने उसके बारे में सोचना बंद नहीं किया। क्या वो सच में एलियन थे? क्या वो हमें देख रहे थे, या फिर वो सब हमारी कल्पना थी? एक दिन मैंने शेल्टर के एक बुजुर्ग व्यक्ति से बात की जो यहाँ कई सालों से रह रहा था। उसने मुझे बताया कि हॉलब्रुक में ऐसी घटनाएं आम हैं। उसने कहा, ये जगह कुछ अलग है, यहाँ की हवा में कुछ रहस्य है। शायद यहाँ कुछ ऐसा है जो हम कभी नहीं समझ सकते। मैंने उनसे पूछा कि क्या उनको लगता है कि यहाँ एलियंस हैं। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। हो सकता है कि एलियंस हों, या हो सकता है कि ये कुछ और हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। उस दिन के बाद मैंने हॉलब्रुक को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया। ये जगह अब मेरे लिए सिर्फ एक होमलेस शेल्टर नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी जगह थी जहां कुछ भी हो सकता है। मैंने उस यूएफओ के बारे में सोचना बंद कभी नहीं किया, लेकिन अब मैं उससे डरता नहीं हूं। शायद वो सिर्फ एक संकेत था कि इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। आज जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि हॉलब्रुक ने मुझे एक नया नजरिया दिया है। ये जगह मेरे लिए सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि एक रहस्य है जो अभी तक अनसुलझा है, और शायद यही इसकी खूबसूरती है। मैं 12 साल का था और गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए मैं अपनी मौसी के गांव आया हुआ था। वो गांव शहर की भागदौड़ और शोरगुल से कोसों दूर एक शांत और सुकून भरी जगह थी। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। हर तरफ हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें और आसमान में चहकते पक्षियों की आवाज। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था, खासकर इसलिए क्योंकि मैं अपने चचेरे भाई बहनों के साथ खूब मस्ती कर रहा था। उस दिन भी हम सब लिविंग रूम में बैठे थे। मैं अपने चचेरे भाई और बहनों के साथ लूडो खेल रहा था। टीवी पर कोई सीरियल चल रहा था, लेकिन हमारा ध्यान खेल में ही था। मेरी मौसी रसोई में कुछ बना रही थी और उसकी महक पूरे घर में फैल रही थी। बाहर का मौसम सुहाना था, हल्की हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। सब कुछ शांत और सामान्य लग रहा था। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और मेरे पिताजी अंदर आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उत्तेजना थी और वो हाँफ रहे थे। अरे, तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, आसमान में एक उड़न तश्तरी है, उन्होंने हम सभी से जोर से कहा। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मेरे चचेरे भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं सच कह रहा हूं, मेरे पिताजी ने गंभीरता से कहा। बाहर आओ और खुद देखो। लेकिन हम में से किसी ने भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया। उन दिनों उड़न तश्तरियों और एलियन की बातें सिर्फ फिल्में और कहानियों में होती थी। हम सबको लगा कि पिताजी हमें मजाक में डरा रहे हैं, पर पिताजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर खींच लिया। चलो, तुम देखोगे तभी यकीन करोगे। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि सड़क पर कई लोग इकट्ठे हो गए थे। मेरी माँ, मौसी और पड़ोस के लोग भी सभी आसमान की तरफ इशारा कर रहे थे। उनके चेहरे पर हैरानी और डर का भाव साफ झलक रहा था। मैंने भी आसमान की तरफ देखा। वहां एक चमकदार रोशनी थी जो एक तारे की तरह चमक रही थी, लेकिन ये कोई साधारण तारा नहीं था। उसकी रोशनी बहुत तेजी से घूम रही थी और अचानक से दिशा बदल रही थी। कभी वो दाएं से बाएं जाती तो कभी ऊपर से नीचे आती। उसकी गति इतनी तेज थी कि वो सामान्य विमान या उपग्रह जैसा कुछ नहीं लग रहा था।
मैंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ये क्या है? मैंने तुमसे कहा ना, एक उड़न तश्तरी है, मेरे पिताजी ने जवाब दिया। उनकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। मैंने फिर से आसमान की तरफ देखा। वो रोशनी अब भी वही थी, लेकिन उसकी हरकतें मुझे हैरान कर रही थीं। वो कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या ये सच में कोई उड़न तश्तरी थी, या एलियंस? क्या एलियंस सच में होते हैं, या फिर ये किसी तरह का वैज्ञानिक प्रयोग था? मेरी माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझसे कहा कि डरो मत बेटा, ये शायद कोई विमान होगा। लेकिन मुझे लगा कि ये कोई सामान्य विमान नहीं था। विमान इतनी तेजी से और इतने अजीब तरीके से नहीं उड़ते। मैंने देखा कि पड़ोस के बच्चे भी बाहर आ गए थे और वो भी आसमान की तरफ देख रहे थे। कुछ लोग डरे हुए थे तो कुछ लोग उत्सुक थे। मैंने अपने पिताजी से कहा कि क्या ये सच में एलियन है? मेरे पिताजी ने कहा कि हो सकता है, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस इन्हें देखते रहो। हम सब वहीं खड़े होकर आसमान की तरफ देखते रहे। वो रोशनी अब भी वहीं थी, लेकिन उसकी हरकतें और भी तेज हो गई थीं। कभी वो एक जगह पर स्थिर हो जाती तो कभी अचानक से गायब हो जाती और फिर कुछ सेकंड्स बाद दूसरी जगह पर दिखाई देती। सभी लोग आपस में बोल रहे थे कि ये बहुत ही असामान्य है, किसी ने भी ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। मेरे पिताजी ने फिर से कहा, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, शायद ये किसी तरह का वैज्ञानिक प्रयोग हो सकता है। लेकिन मेरे मन में डर बैठ गया था। क्या सच में कोई एलियन हमारे उस गांव के आसमान में घूम रहा था? क्या वो हमें देख रहे थे या हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे? मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। वो अब उतनी तेज नहीं थी और उसकी हरकतें भी धीमी हो गई थी। फिर अचानक वो पूरी तरह से गायब हो गई। आसमान में फिर से सन्नाटा छा गया। उस वक्त मैं जानता था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। मेरे मन में कई सवाल थे, लेकिन मैं उनका जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। मैंने पिताजी की तरफ देखा, लेकिन वो भी चुप थे। उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो मुझे और भी ज्यादा डरा रही थी। कुछ देर बाद हम सब अंदर चले गए। मैंने देखा कि सभी लोग चुपचाप थे, जैसे कि वो इस घटना के बारे में सोच रहे हों। मैंने अपने पिताजी से पूछा, पापा, क्या सच में ये उड़न तश्तरी थी? मेरे पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं नहीं जानता, लेकिन ये निश्चित रूप से कुछ असामान्य जरूर था। हो सकता है ये किसी तरह का प्रयोग हो या फिर कुछ और, लेकिन हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मैं इस घटना के बारे में सोचे बिना नहीं रह पा रहा था। मैंने टीवी पर समाचार देखने की कोशिश की, लेकिन उस दिन किसी ने भी इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने अगले दिन अखबार पढ़ा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। ये ऐसा था जैसे वो घटना कभी हुई ही नहीं थी। कुछ दिनों बाद मैंने इस घटना के बारे में सोचना बंद कर दिया, लेकिन कभी कभी जब मैं आसमान की तरफ देखता हूं तो मुझे वो रोशनी याद आ जाती है। मैं सोचता हूं कि क्या सच में वो कोई उड़न तश्तरी थी या फिर कुछ और था, लेकिन मैं इसका जवाब कभी नहीं ढूंढ पाया। उस दिन की घटना मेरे लिए एक रहस्य बनकर रह गई, लेकिन इस बात ने मुझे एक सबक जरूर सिखाया कि दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते, और कभी कभी कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए। ये कहानी मेरी नहीं, बल्कि मेरे डैड की है। क्योंकि ये मेरी कहानी नहीं है, इसलिए मैं ये दावा नहीं कर सकता कि उन्होंने जो देखा वो सच है या नहीं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं उन पर विश्वास करता हूं और उनके पास मुझसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। मेरे पिताजी के पास ऐसी दर्जन भर कहानियां हैं। वो ग्रामीण इलिनॉइस में पले बढ़े हैं, जो एक जंगली इलाके के पास था। उस समय यूएफओ गतिविधियां काफी ज्यादा थीं। मुझे नहीं पता कि यह सिर्फ मेरे परिवार के साथ था या पूरे इलाके में,
लेकिन मेरे डैड और मेरे दादा अपने घर के पोर्च पर बैठकर रोशनियों को उड़ते हुए देखते थे और वो उनके लिए बहुत मज़ेदार वाली चीज़ थी। ये बहुत पहले की बात है, जब मेरे डैड बच्चे थे। अब वो 60 के दशक में हैं। वो तारों को लेज़र लाइट्स की तरह इधर उधर उड़ते हुए देखते थे और उस पर हंसते थे। आज के समय में ये मेरे लिए हैरान करने वाली बात है। मैंने ऐसा सिर्फ 1 या 2 बार देखा है और वो मुझे काफ़ी डरा देता है। इसके अलावा मेरे पिताजी के साथ और भी कई अजीब घटना हुई हैं। इनमें से कुछ तो इस थ्रेड में बताई गई चीज़ों से काफ़ी मिलती जुलती हैं, जैसे अलग थलग जगह पर भूकंप आना जिसे किसी और ने कभी महसूस नहीं किया, या आसमान में चमकदार गोले उड़ते हुए देखना। उन्होंने ये कहानियां मुझे काफ़ी समय पहले सुनाई थी, लेकिन उनमें से एक अजीब कहानी मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। मैं ये चीज़ साफ कर दूं, मैं पूरी तरह से जानता हूं कि ये ऐसा लगता है जैसे मेरे डैड मुझसे मजाक कर रहे थे, और विश्वास करिए मैं यही मानना पसंद करूंगा, लेकिन मेरे पास उन पर विश्वास करने के अच्छे कारण हैं। सबसे पहले उन्होंने मुझसे कभी किसी और चीज़ के बारे में झूठ नहीं बोला। वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो दिखावे के लिए कुछ भी बात बना लेते थे। उन्हें इस तरह की बातें बनाने से कुछ हासिल भी नहीं होता था। उन्होंने इसे कभी प्रकाशित करने या लिखने की भी कोशिश नहीं की। वो बस कभी कभी इसके बारे में बात किया करते थे। खैर, तो मेरे पिताजी किशोरावस्था में थे और उस समय तक उनके साथ अजीब यूएफओ वाली घटनाएं होती रही थीं। वो अपने ड्राइववे पर किसी काम से बाहर थे, जो भी लोग ग्रामीण जंगली इलाकों में रहते हुए करते हैं। उनके माता पिता घर पर नहीं थे, वो खरीदारी करने कहीं और गए हुए थे। अचानक एक बड़ी काली कार उनके ड्राइववे में आकर रुकती है। टिंटेड खिड़कियां, पूरी तरह से काली। मेरे पिताजी बस उसे देखते रहते हैं। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन है। यहाँ एक बात याद रखने वाली है, वो ना सिर्फ एक ग्रामीण इलाका है, बल्कि वो लगभग 50 साल पहले की बात है। उस समय लोग बहुत ज्यादा भरोसेमंद थे। आज के समय में आप पागल होंगे अगर अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ दें, लेकिन उस समय ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये अजीब सी काली कार मेरे पिताजी के ड्राइववे में आकर रुकती है। वो बिल्कुल आवाज नहीं कर रही थी, जिसे मेरे पिताजी ने तुरंत नोटिस किया। दरवाजा खुलता है और एक लंबा गोरे चेहरे वाला व्यक्ति बाहर निकलता है। उसके सुनहरे बाल थे, एक बहुत अच्छी तरह से फिट किया हुआ काला सूट और काले चश्मे पहने हुए था। तुरंत ही मेरे डैड को लगा कि इस व्यक्ति में कुछ तो अजीब है। वो बहुत ज्यादा परफेक्ट लग रहा था। बेदाग त्वचा, एक बच्चे जैसी मुस्कान और गर्मी के दिन के लिए बहुत ज्यादा ड्रेसअप था। वो स्पष्ट रूप से अलग थलग लग रहा था। वो व्यक्ति मेरे डैड के पास आता है और उनका नाम पूछता है। मेरे डैड उस समय लगभग 15 साल के थे। वो उस आदमी से पूछते हैं कि उनकी उम्र जानने की उसे क्या जरूरत है। वो व्यक्ति मुस्कुराता है और समझाता है कि वो सिर्फ उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता है और उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। हैरान होकर मेरे डैड मान जाते हैं, लेकिन वो अभी भी इस अजीब व्यक्ति से सतर्क थे। पहले वो लंबा गोरा व्यक्ति मेरे पिताजी से पूछता है कि क्या वो यहाँ रहते हैं। मेरे पिताजी हाँ कहते हैं और पूछते हैं कि उसे ये जानने की क्या जरूरत है। वो व्यक्ति पूरी तरह से शांत, बिना किसी टकराव वाली आवाज में बात कर रहा था और लगभग उत्साहित लग रहा था, जैसे वो इस बातचीत को लेकर बहुत खुश हो। उसकी बच्चों जैसी ज्यादा उत्साहित मुस्कान बिल्कुल कम नहीं हुई थी। उसने मेरे डैड से पूछा कि क्या उन्होंने कुछ ऐसा देखा या महसूस किया या सुना है जो सामान्य से बाहर लगता हो। मेरे डैड ने कहा कि हाँ, कभी कभी देखा है, और फिर से पूछा कि ये सब उसे जानने की क्या जरूरत है। वो व्यक्ति बस मुस्कुराता रहा और अब तक मेरे डैड काफी सहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। वो किसी तरह का सरकारी एजेंट भी नहीं लग रहा था। उसका व्यवहार बहुत ही असामान्य था। अचानक उस व्यक्ति का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। उसकी मुस्कान गायब हो जाती है
और वो चिंतित लगने लगता है। बिना किसी अलविदा के वो अपनी कार का दरवाजा खोलता है, अंदर बैठता है और चला जाता है। और वो गाड़ी अभी भी बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रही थी। कुछ मिनटों बाद मेरे डैड के माता पिता खरीदारी से वापस आ गए। अब इस कहानी का अजीब हिस्सा आता है। मेरी माँ ने उसी व्यक्ति को देखा 30 साल बाद। वो एक बुक स्टोर में कुछ खरीदने के लिए गई थी। विवरण मुझे ठीक से याद नहीं है। जब वो मुड़ी और उन्होंने देखा कि एक लंबा गोरे चेहरे वाला व्यक्ति काले सूट में कैफे की एक मेज पर बैठा हुआ है, मेरी माँ से लगभग 30 फीट दूर। वो एक अखबार पढ़ रहा था। उसके सामने एक और व्यक्ति बैठा हुआ था जो बिल्कुल उसी तरह के कपड़े पहने हुए था जैसे उस गोरे व्यक्ति ने पहन रखे थे। वो अभी भी अजीब तरह से अलग थलग लग रहे थे, बहुत ज्यादा परफेक्ट और बहुत साफ सुथरे कपड़ों में। अब मेरी माँ ने ये कहानी पहले मेरे पिताजी से सुनी थी और उन्होंने वास्तव में मेरे पिताजी के इस व्यक्ति के वर्णन को पहचान लिया। वो निश्चित रूप से अलग लग रहा था, इसलिए वो थोड़ी हैरान हो गई। ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये वास्तव में वही व्यक्ति था जिसे मेरे पिताजी ने इतने साल पहले देखा था। वो गोरा व्यक्ति मेरी माँ को देखता है, फिर से उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। वो खड़ा होता है, मुड़ता है और दूसरे व्यक्ति के साथ तेजी से बुक स्टोर के बाहर चला जाता है। ये कितनी अजीब बात है ना? मैं वाकई इस बारे में सोचकर थोड़ा घबरा रहा हूं। मैं अब 22 साल का हूं और मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैं भी इस अजीब से गोरे स्टोकर से मिलने वाला हूं। ऐसा लगता है जैसे एमआईबी ने अपने सबसे सक्षम एजेंट को मेरे पिताजी का पीछा करने के लिए भेजा है, या फिर वो कोई एलियन है जो मेरे परिवार का अध्ययन करने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सी बात सच है। मैं जानता हूं कि ये बहुत अस्पष्ट है। मैं आज रात अपने डैड से इस बारे में बात जरूर करूंगा और कुछ विवरण स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। सच कहूं तो मैंने इस कहानी को अपने दिमाग से बाहर कर दिया था क्योंकि ये बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। लेकिन जब से ये चीज़ मेरी माँ के साथ भी हुई है, तब से ये कहानी मेरे दिमाग से बाहर नहीं निकलती। ब्रिटिश ग्रामीण इलाका, खासकर रात के समय शांत और सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जगह थी। चारों तरफ केवल हरे भरे खेत फैले हुए थे जिन्हें कभी कभी पेड़ों के झुरमुट या दूर स्थित कोई फार्म हाउस ही विराम देता था। हवा में ताजगी थी और उसमें मिट्टी और घास की हल्की सी गंध महसूस हो रही थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और स्ट्रीट लाइट्स के अभाव में उनकी रोशनी ही एकमात्र प्रकाश का स्रोत थी। मैं शहर की भागदौड़ से छुट्टी लेकर अपने माता पिता से मिलने आया हुआ था और इस शांत और सुकून भरे माहौल में बहुत आनंद पा रहा था। मेरे माता पिता का घर एक पुराने जमाने का सुंदर सा कॉटेज था जो इस ग्रामीण परिदृश्य के बीचों बीच स्थित था। नजदीकी पड़ोसी भी करीब 1 मील दूर रहते थे और आमतौर पर चुप्पी को सिर्फ पत्तों की सरसराहट और उल्लू की कभी कभी सुनाई देने वाली आवाज ही तोड़ती थी। ये शहर के निरंतर यातायात के शोर और गतिविधियों के कभी न खत्म होने वाले कोलाहल से बिल्कुल अलग था। मेरे जैसे इंसान के लिए जो लंबे समय से अनिद्रा से पीड़ित था, ग्रामीण इलाका शांति का एहसास दिलाता था। हालांकि नींद अभी भी मुझसे कोसों दूर थी। उस रात भी कुछ अलग नहीं था। मैं घंटों से बिस्तर पर लेटा हुआ था, छत को घूर रहा था और मेरे दिमाग में ऐसे विचार चल रहे थे जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बेड साइड टेबल पर रखी डिजिटल घड़ी नरम लाल रोशनी में चमक रही थी जो ये बता रही थी कि आधी रात बीत चुकी है। मैंने एक लंबी सांस ली, ये जानते हुए कि मेरी एक और नींदहीन रात मेरा इंतजार कर रही है। मैंने उठकर खुद के लिए चाय बनाने का फैसला किया, ये उम्मीद करते हुए कि इससे मेरे दिमाग को थोड़ी शांति मिलेगी। जब मैं रसोई की तरफ बढ़ा तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था।
केवल लकड़ी के फर्श के नीचे से आती हल्की सी चरचराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने केतली में पानी भरा और उसे स्टोव पर रख दिया। गैस की हल्की सी आवाज ने चुप्पी को तोड़ा। मैं काउंटर के सहारे खड़ा हो गया, पानी के उबलने का इंतजार करने लगा और मेरा दिमाग अभी भी भटक रहा था। फिर मैंने कुछ सुना, एक धीमी कंपन भरी गुनगुनाहट जो बाहर से आ रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि यह मेरी कल्पना है, मेरी नींद की कमी का नतीजा है। लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से सुना, आवाज तेज और स्पष्ट होती गई। वो एक गहरी गूंजती हुई आवाज थी, जैसी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो किसी कार के इंजन या दूर किसी ट्रेन की आवाज नहीं थी, वो कुछ और ही था। मैंने स्टोव बंद कर दिया और अपनी चाय को छोड़कर खिड़की की तरफ बढ़ा। अब वो गुनगुनाहट साफ सुनाई दे रही थी और हर पल के साथ तेज होती जा रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मैंने अंधेरे में बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ दूर तक खेत और ऊपर तारों भरा आसमान। आवाज अब और तेज हो गई थी और अब वो एक हेलीकॉप्टर की आवाज जैसी लग रही थी, लेकिन आसमान में कहीं भी हेलीकॉप्टर नहीं दिख रहा था। वो शोर इतना तेज था कि वो घर की दीवारों से होकर गुजर रहा था और खिड़कियों को हिला रहा था। मुझे थोड़ी ठंडक महसूस हुई और मेरा दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। जैसे ही शोर अपने चरम पर पहुंचा, आसमान में कुछ तेज रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी तारों की स्थिर चमक या टूटते तारे की तरह नहीं थी। वो रोशनी बहुत तेज थी, तेजी से चमक रही थी और ऐसे तरीके से हिल रही थी जो तर्क से परे था। वो रोशनी आसमान में अविश्वसनीय गति से घूम रही थी, तेज मोड़ ले रही थी और अचानक रुक रही थी। ऐसा कोई विमान नहीं कर सकता था। मैं वहीं जमकर खड़ा रह गया। मेरी नजरें आसमान में हो रहे इस नजारे पर टिक गईं। वो रोशनी एक साथ घूम रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित की जा रही हो। वो रोशनी पैटर्न बना रही थी, हवा में घूम रही थी और उसकी चमक से आसपास के खेत रोशन हो रहे थे। अब वो गुनगुनाहट इतनी तेज हो गई थी कि मैं अपने सीने में उसकी कंपन को महसूस कर सकता था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि क्या माता पिता को जगा दूं, लेकिन किसी अजीब से भाव ने मुझे रोक दिया। मैं डरा हुआ था, लेकिन साथ ही उस चीज को देखकर मोहित भी था। मैं उन रोशनियों से नजर ही नहीं हटा पा रहा था। मेरे दिमाग का तार्किक हिस्सा ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो क्या हो सकता है। क्या वो कोई सैन्य अभ्यास था या फिर कोई ड्रोन शो था? लेकिन उस घटना की तीव्रता और विचित्रता को कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पा रहा था। वो रोशनी कुछ पलों तक ऐसे ही नाचती रही, हालांकि वो बस 10 सेकंड तक ही चली। फिर जैसे ही वो शुरू हुई थी, अचानक सब कुछ रुक गया। गुनगुनाहट बंद हो गई, रोशनी गायब हो गई और ग्रामीण इलाका फिर से सन्नाटे में डूब गया। मैं वहीं खड़ा रहा, मेरा दिल धड़क रहा था और मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। वो अनुभव इतना अवास्तविक था और अलौकिक था कि मैंने सोचा कि क्या ये सच में हुआ था। लेकिन हवा में बचे कंपन और रोशनी की जीवंत याद ने मुझे यकीन दिला ही दिया कि वो सच था। बाकी की रात धुंधली सी गुजरी। मैं बिस्तर पर लौट आया, लेकिन नींद आना असंभव था। मेरा दिमाग सवालों और सिद्धांतों से भर गया था, लेकिन कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं लग रहा था। क्या मैंने सच में एक यूएफओ को देखा था? क्या अंतरिक्ष में कोई प्राणी है जो हमें देख रहे हैं, या फिर इसका कोई साधारण सा स्पष्टीकरण था जो मैं समझ ही नहीं पा रहा था? अगली सुबह मैंने सावधानी से नाश्ते के दौरान इस विषय पर माता पिता से बात की। उन्होंने दिलचस्पी से सुना, लेकिन उन्हें रात में कुछ भी असामान्य सुनाई या दिखाई नहीं दिया था। मेरे पिता, जो हमेशा से संशयवादी रहे हैं, उन्होंने कहा कि शायद वो एक सपना था या मेरे दिमाग का खेल था। मेरी माँ, जो अज्ञात चीजों के बारे में ज्यादा खुली सोच रखती हैं, उन्होंने सिर्फ कंधे उचकाए और कहा,
ग्रामीण इलाकों में रहस्यों की कोई कमी नहीं है। मैंने पूरा दिन इंटरनेट पर इसी तरह की घटनाओं के बारे में खोजबीन की, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जो मेरे अनुभव से मेल खाता हो। अजीब रोशनी और अस्पष्ट आवाज़ों की रिपोर्ट्स थीं, लेकिन कोई भी मेरे अनुभव की तीव्रता और स्पष्टता को नहीं पकड़ पाया था। ऐसा लग रहा था कि ये घटना सिर्फ मेरे लिए ही थी, किसी अज्ञात चीज की झलक सिर्फ मुझे ही दिखाई गई थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, उस रात की याद धुंधली पड़ने लगी, लेकिन वो चीज कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुई। वो मेरी व्यक्तिगत कहानी का हिस्सा बन गई, एक ऐसी कहानी जिसे मैं कभी कभी दोस्तों को सुनाता हूँ और हर बार उसे सुनाकर उनकी प्रतिक्रिया में संशय और आकर्षण का मिश्रण देखता हूँ। लेकिन मैं जानता था कि चाहे मैं ये कहानी कितनी भी बार सुनाऊं, मैं कभी भी ये नहीं समझ पाऊंगा कि आखिर हुआ क्या था। उस रात को कई साल बीत चुके हैं और मैंने अब तक ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं किया है। उस गुनगुनाहट और रोशनी की याद अब भी स्पष्ट है, एक पहेली जिसे मैं कभी नहीं सुलझा पाया। मैंने कई स्पष्टीकरण सोचे, सैन्य प्रयोग, वायुमंडलीय घटना, यहां तक कि सामूहिक हिस्टीरिया, लेकिन कोई भी सही नहीं लगा। सबसे प्रभावशाली सिद्धांत जिस पर मैं अक्सर लौटता हूं वो है अंतरिक्ष में जीवन की संभावना। ये विचार कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, रोमांचक और डरावना दोनों है। अगर मैंने जो देखा वो सच में एक यूएफओ था, तो ये हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में कई सवाल खड़े करता है। लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में यह अनुभव एक रहस्य बना हुआ है। ये एक याद दिलाता है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसी चीजें हैं जो स्पष्टीकरण से परे हैं, ऐसी घटनाएं जो हमारी वास्तविकता की समझ को चुनौती देती हैं। और शायद यही इसे इतना आकर्षक बनाता है। जब मैं ये कहानी लिख रहा हूं तो मुझे एक अजीब सी आश्चर्य की भावना महसूस हो रही है। उस रात ग्रामीण इलाके में विशाल तारों भरे आसमान के नीचे मुझे कुछ असाधारण की झलक मिली थी। चाहे वो किसी अन्य दुनिया से आया दृश्य था या मेरे दिमाग का खेल, लेकिन उसने मुझ पर एक छाप छोड़ी है। और इसलिए मैं आसमान की तरफ देखता हूं, जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूं, ये जानते हुए कि कुछ रहस्यों का हल कभी नहीं मिल सकता।